गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दिस इज ऑल्सो लैंडमार्क केस। Why landmark case? For the first time, the Supreme Court decided in the favor of the common citizens of India, normal citizens of India, and against the Parliament. Earlier, in two cases, that is Sajjan Singh case and Shankari Prasad case, Supreme Court decided in favor of the Parliament. That Parliament can amend the fundamental rights or any provision of the Constitution, and amendment is not the law. Amendment is not the law. Because under fundamental rights there is article 13 clause 2. Under fundamental rights there is article 13 clause 2. It's an umbrella for the fundamental rights. It's a protection given to the fundamental rights. It is a protection given to the article 14, 15, 16, 17, 18, 19 up till article 32. It's the protection given to the fundamental rights. Article 13 clause 2. And what it says? Article 13 clause 2 says that the Parliament cannot make any law abridging the फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को छेड़ भी नहीं सकती। कोई भी ऐसा कानून बना के फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट या अब्रिज नहीं कर सकती। पार्लियामेंट कैन नॉट टच द फंडामेंटल राइट्स, इट नॉट टच द फंडामेंटल राइट्स। इट कैन add to it, but it cannot subtract any of the provisions given in the fundamental rights in favor of the common citizens of India. So it is a protection given to the fundamental rights. लेकिन आर्टिकल 368 में देयर इज अ प्रोसीजर गिवन टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। So through that procedure the Parliament can amend the fundamental rights. Now that amendment is law or not? Because in article 13 clause 2 it is said that कोई भी लॉ नहीं बनाया जाएगा जिससे फंडामेंटल राइट्स को छेड़ा भी जाए। लेकिन आर्टिकल 368 में क्या लिखा हुआ है कि लॉ बना के फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है। लॉ बना के फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 13 क्या कहते हैं? आप कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी लॉ बना के फंडामेंटल राइट्स को छेड़ नहीं सकते, उसको टच भी नहीं कर सकते। लेकिन आर्टिकल 368 में इसको उल्ट दिया गया है। क्या कहा गया है कि थ्रू दिस प्रोसीजर यू कैन अमेंड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब क्वेश्चन ये उभरा है इस केस में कि क्या अमेंडमेंट भी लॉ है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या अमेंडमेंट भी लॉ है? इज अमेंडमेंट सेम एज लॉ? बिकॉज आर्टिकल 13 सेज पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ एंड कैन नॉट थ्रू दैट लॉ टच द फंडामेंटल राइट्स। बट आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट के थ्रू तो टच किया जा सकता है। तो क्या अमेंडमेंट लॉ है? अगर अमेंडमेंट लॉ है तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 उसको रद्द कर रहा है और कोई भी ऐसा एक्शन पार्लियामेंट ले नहीं सकती। अब पार्लियामेंट का क्या स्टांस था इस केस में कि अमेंडमेंट इज अमेंडमेंट इज नॉट लॉ। अमेंडमेंट तो सिर्फ अमेंडमेंट, हम तो अमेंडमेंट करें, हम लॉ तो बढ़ा नहीं रहे, इसलिए आर्टिकल 13 क्लॉज 2 हिट कर ही नहीं रहा। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 हिट तभी करेगा अगर अमेंडमेंट लॉ होगी। वो कहते हैं अमेंडमेंट तो लॉ है ही नहीं। लेकिन बाय द वे आपको बताऊं, अमेंडमेंट का प्रोसेस भी सेम ही है जैसा लॉ का प्रोसेस होता है। अमेंडमेंट भी सेम ही चीज है जो लॉ, लेकिन उस समय यही फैसला लिया गया सज्जन कुमार और शंकरी प्रसाद केस में। शंकरी प्रसाद केस जो था, शंकरी प्रसाद जो केस था वो 1951 में हुआ था और सज्जन सिंह केस 1965 में हुआ था, 15 साल बाद। पहले क्या हुआ था? शंकरी प्रसाद केस, दूसरा क्या था? सज्जन सिंह केस। शंकरी प्रसाद केस में ये भी यही क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था कि क्या पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है? और कौन सा राइट था जो मेन मुद्दा था? यही राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा राइट था? राइट टू प्रॉपर्टी। यही मुद्दा केशवचंद्र भारती में भी था। उसका जो मठ था उसको अक्वायर कर लिया था ना लैंड रिफॉर्म एक्ट करके, है ना? तो यही मुद्दा था। सबसे पहले ये मुद्दा उभरा कब था? शंकरी प्रसाद केस में 1951 में। देश को आजादी कब मिली थी? 47 में। 1947 में देश को आजादी मिल गई। 1948, 49, 50 और 51 कितने साल लगे? 1, 2, 3, 4 सालों में सरकार ने लैंड को अक्वायर करना शुरू कर दिया।
हजारों लाखों एकड़ सरकार ने एक्वायर करना शुरू कर दिया। उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। सरकार को लैंड ग्रैब करने की जरूरत क्यों पड़ी? इंडिया को डेवलप करने के लिए। इंडिया वाज अ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत जरूरत है, फैक्ट्रियों की बहुत जरूरत है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन और फैक्ट्रियों की जरूरत के लिए लैंड को होना जरूरी है। लैंड के ऊपर ही बनेगी। उस समय किसानों के पास हजारों एकड़ थे, 100-150 एकड़ से नहीं, 1000, 2-2 हजार, 3-3 हजार एकड़ जमीन थी एक एक किसान के पास। तो वो अक्वायर की गई। अक्वायर ऐसे तो कर नहीं सकती। उस समय फंडामेंटल राइट था, उस समय फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी। और लोग रेट डाल सकते थे कि नहीं? और रेट डाल के उसको अवॉइड करवा सकते थे। तो पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने चालाकी बरती। पार्लियामेंट ने 9th शेड्यूल ऐड कर दिया। क्या कर दिया? 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। और 9th शेड्यूल में ये सारे लैंड रिफॉर्म एक्ट डालने शुरू कर दिए। 9th शेड्यूल ऐड करके ये सारे लैंड रिफॉर्म एक्ट डालने शुरू कर दिए। ये लैंड रिफॉर्म एक्ट कौन कौन से? पंजाब लैंड रिफॉर्म एक्ट, हरियाणा लैंड रिफॉर्म एक्ट, केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट, कर्नाटका लैंड रिफॉर्म एक्ट, वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट, मध्य प्रदेश लैंड रिफॉर्म एक्ट, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट, सारे एक्ट उसमें डालने शुरू कर दिए धीरे धीरे। और हर एक स्टेट गवर्नमेंट धीरे धीरे, उस समय सारे स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की ही थी, और सारी स्टेट गवर्नमेंट धीरे धीरे लोगों की, आम लोगों की जमीन को, लैंड को ग्रैब करना शुरू कर दिया, ताकि इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाया जाए, एग्रीकल्चर से हटके एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री बनाया जाए। लोगों ने रेट्स पानी शुरू कर दी। सबसे पहले रेट किसने डाली? शंकरी प्रसाद ने। और वो कहता कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी है, वो मेरा फंडामेंटल राइट है, सरकार मेरी जमीन ग्रैब नहीं कर सकती। 9th शेड्यूल में डाल के लैंड फॉर्म। और आर्टिकल 13, जो आर्टिकल 31 में जो है राइट टू प्रॉपर्टी, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकती। आर्टिकल 31 में कोई सी नहीं डाल सकती, बी नहीं डाल सकती, कोई भी उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती। आर्टिकल 31 में काफी अमेंडमेंट कर दी थी सरकार ने। आर्टिकल 31 सी, बी, ए जो भी ऐड कर दी, आप जाके पढ़ना, आपको पता चल जाएगा। जिसके राही लैंड ग्रैब करनी शुरू कर दी। वो कहती है ये आर्टिकल 31 को आप छेड़ भी नहीं सकते, इट्स द फंडामेंटल राइट। और आप अमेंडमेंट कर रहे हो, आर्टिकल 31A लिख रहे हो, आर्टिकल 31B लिख रहे हो, सी लिख रहे हो, जिसके तहत आप हमारी प्रॉपर्टी को ग्रैब कर रहे हो, आप इसको छेड़ नहीं सकते। यू कैन नॉट अमेंड दिस आर्टिकल। Why? Because this is the part of the basic structure. This is the part of not basic structure basically, because शंकरी प्रसाद में बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया था, वो तो केरला केशवंत भारती में आया था। इट्स अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट बेसिकली। तो क्या फैसला दिया शंकरी प्रसाद ने? सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन द फेवर ऑफ द पार्लियामेंट के पार्लियामेंट कैन acquire the land and parliament can amend any of the parts of the constitution including the fundamental rights, and amendment is not law. Amendment is not law. क्योंकि अगर अमेंडमेंट को लॉ कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर क्या होता? आर्टिकल 13 उसको हिट कर देता। तो अमेंडमेंट इज नॉट लॉ, अमेंडमेंट इज समथिंग डिफरेंट एंड लॉ इज समथिंग डिफरेंट। सेम इट वाज हेल्ड इन दिस केस, सज्जन सिंह केस 1965। 14 साल बाद सज्जन सिंह केस में भी ऐसा ही हुआ। सज्जन सिंह भी शंकरी प्रसाद की तरह उसने केस डाल दिया, रिट डाल दी कि हमारी प्रॉपर्टी छीन ली जा रही है। और सेम क्वेश्चन फिर उभरा। क्या क्वेश्चन उभरा? Is amendment a law? And if is it a law, then it can be hit by Article 13 Clause 2, which says that no law can be made violating the fundamental rights, abridging the fundamental rights. और सेम सुप्रीम कोर्ट ने फिर सेम डिसीजन दिया कि amendment is something different and law is something different. Amendment is not law. Because amendment is not law, the parliament can change each and every part of the constitution, including the fundamental rights, including the fundamental right like right to property. That was the main issue. उसके बाद कौन सा केस हुआ? नहीं, उसके बाद हुआ गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस ये हम कर रहे हैं, गोलकनाथ केस 1967। इसमें फिर वही क्वेश्चन उभरा। कौन सा क्वेश्चन? इज अमेंडमेंट लॉ? इज द अमेंडमेंट प्रोसेस इज सेम एज द लॉ? एंड इफ इट इज लॉ, देन इट कैन बी हिट बाय आर्टिकल 13, बिकॉज नो लॉ कैन बी मेड अब्रिजिंग और वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। इस केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों के हक में ये फैसला दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन नॉट इन द ग्रैब ऑफ अमेंडिंग कैन चेंज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग राइट टू प्रॉपर्टी, बिकॉज अमेंडमेंट इज अ लॉ। अमेंडमेंट इज अ लॉ। अमेंडमेंट इज अ लॉ। सो ये गोलकनाथ केस जब पास हुआ तो उसके खिलाफ
हमारी जो उस समय प्रधानमंत्री थी और जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, काफ़ी उनको ये केस पसंद नहीं आया और उन्होंने स्टार्टेड ग्रैबिंग द लैंड्स मोर एनर्जेटिकली। ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किए गए। गोरखनाथ केस को उसको करने के लिए उन्होंने काफ़ी अमेंडमेंट कर दी। आर्टिकल 21, 25 में अमेंडमेंट कर दी, 25, 24 में क्लॉजेज ऐड कर दिए, 25 में भी क्लॉजेज ऐड कर दिए, जिसके राही कहा गया कि पार्लियामेंट के पास अनब्रिडल्ड पावर है किसी भी प्रोविजन को अमेंड करने के लिए। समझ आएगी कि ना आगे? उस आर्टिकल 24th अमेंडमेंट और 25th अमेंडमेंट को चैलेंज फिर कर दिया गया केशवानंद भारती केस में। तो केशवानंद भारती केस में लड़ाई की चरम सीमा पहुंच गई थी और उसमें यही डिसाइड किया गया कि क्या पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके हर चीज को अमेंड कर सकती है। और इस केस में, केशवानंद भारती केस में पहली बार कहा गया कि पार्लियामेंट या इट कैन अमेंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग राइट टू प्रॉपर्टी आल्सो, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, एनी फंडामेंटल राइट्स, बट दे कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर। वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। केशवानंद भारती हमने कर लिया ना, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो दिस केशवानंद भारती वाज द बेसिकली वेरी गुड जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो अर्लियर केशवानंद भारती ने किस जजमेंट को ओवररूल कर दिया? गोरखनाथ की जजमेंट को केशवानंद भारती ने ओवररूल किया, क्योंकि गोरखनाथ ने किसको ओवररूल किया था? सज्जन सिंह केस को और शंकरी प्रसाद केस को। शंकरी प्रसाद सबसे पहला केस था जिसमें 9th शेड्यूल चैलेंज कर दिया गया था और सज्जन सिंह सेकंड केस था और दोनों केसों में पार्लियामेंट के हक में केस हुआ था। इन दोनों को ओवररूल किसने किया? गोरखनाथ ने, जिसने पार्लियामेंट के खिलाफ केस को सॉल्व किया और आम लोगों के हक में। और गोरखनाथ में सरेआम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। फंडामेंटल राइट्स को आप टच भी नहीं कर सकते थ्रू अमेंडमेंट, एंड अमेंडमेंट इज लॉ। गोरखनाथ को किसने वो कर दिया, रिपील कर दिया? केशवानंद भारती में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने जो गोरखनाथ केस डिसाइड किया था वो गलत था। पार्लियामेंट कैन अमेंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। अमेंड कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं अमेंड कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर कोई थोड़ी चीजें हैं जो आपको मैंने पहले बताया। सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, क्या बोलो, इंटीग्रिटी, है ना, ये अपना राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, ऑल सारी चीजें। और बाद में मिनर्वा मिल्स में जुडिशियल रिव्यू इज आल्सो डिक्लेयर टू बी बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिकली मिनर्वा मिल्स केस कब पास हुआ था? देखो ये मिनर्वा मिल्स केस है, मिनर्वा मिल्स केस 1980। मिनर्वा मिल्स में चैलेंज हुआ था क्लॉज 4 and 5 ऑफ द आर्टिकल 368। मिनर्वा मिल्स में क्या चैलेंज हुआ था? क्लॉज 4 and 5 ऑफ आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट ने क्लॉज 4 ऐड कर दिया और क्लॉज आर्टिकल 368 क्लॉज 4 और आर्टिकल 368 क्लॉज 5, जिसमें कहा गया कि पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड पावर to change each and every part of the constitution and you cannot go to the Supreme Court for that. Parliament has unbridled power to change each and every part of the constitution including the fundamental, and you cannot go to the Supreme Court. Supreme Court has no power to judicially review the Parliament's act. That was challenged और सुप्रीम कोर्ट की अपनी अब हस्ती की बात आ गई, सुप्रीम कोर्ट की ही पावर खोली आपने, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स में पहली बार डिसाइड किया no unlimited power, no unbridled power. It can be challenged in the Supreme Court, and this is known as judicial review. And judicial review of the Supreme Court of the acts of the Parliament is itself a fundamental right. It's a basic structure. It's not fundamental right, it's a basic structure. Supreme Court की judicial review की power भी basic structure है। Supreme Court बनी इसलिए है कि पार्लियामेंट को गलत कानून ना बना दे। देखो 3 चीजें हैं, पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। पार्लियामेंट का काम क्या है? टू मेक लॉज। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? टू इंप्लीमेंट दीज लॉज। एग्जीक्यूटिव मींस सरकार, एग्जीक्यूटिव मींस गवर्नमेंट। सो एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट्स द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। एंड जुडिशरी का काम क्या है? टू कीप चेक्स एंड बैलेंसेस। जुडिशरी का काम है पार्लियामेंट के ऊपर चेक रखना और एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी चेक। इसको सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ। भारत में किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास या एक बंदे के पास पावर नहीं है, पावरों की ऐसे डिवीजन की गई है। और जुडिशरी इज ए वेरी पावरफुल थिंग।
पावरफुल इंस्टीट्यूशन एंड इट शुड बी इन अ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी को आपने सक्सेसफुल बनाना है तो जुडिशरी को पावर देनी पड़ेगी, नहीं तो पार्लियामेंट चाहे, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिंग बॉडी, इजंट इट? पार्लियामेंट इज सुप्रीम लेजिस्लेटिंग बॉडी ऑफ इंडिया, लेकिन पार्लियामेंट के ऊपर भी जुडिशरी बैठी है। जुडिशियल रिव्यू क्या है? पार्लियामेंट के गलत लॉज को गलत कहने की हिम्मत। ये हिम्मत किसने दी है जुडिशरी को? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। किसने दिया ये हिम्मत? कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को ये हिम्मत दी है। अगर पार्लियामेंट गलत कानून बनाएगी, गलत लॉ बनाएगी, उसको गलत कहने की जो हिम्मत है सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया। और सुप्रीम कोर्ट का ये काम है, सुप्रीम कोर्ट का ये ही काम है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को इंटरप्रेट करना और पार्लियामेंट को अपनी हदों में रखना, अपनी लिमिट्स में रखना। सिमिलरली तो सरकार है, सरकार भी अपनी लिमिट्स में रहे, सुप्रीम कोर्ट समय समय पे चेक्स करती रहती है। चेक्स एंड, इसको क्या बोलते हैं? चेक्स एंड बैलेंस। ये चेक्स एंड बैलेंसेस, दिस सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, दिस जुडिशियल रिव्यू, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। दिस वाज हेल्ड इन मिनर्वा मिल्स केस, इट वाज नॉट हेल्ड इन केशवनंद भारती केस। वो बाद में केशवनंद भारती 1976 में पास हुआ, 4 साल बाद मिनर्वा मिल्स 1980 में, जिसमें कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू इज आल्सो द बेसिक स्ट्रक्चर। व्हाई? बिकॉज पहले क्यों था? क्योंकि पहले क्लॉज 4 और क्लॉज 5 ऐड नहीं किया गया था आर्टिकल 368 में। जब आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट ने क्लॉज 4 और क्लॉज 5 ऐड कर दिया और जुडिशरी के पर उतरने की कोशिश की, जुडिशरी की पावर कम करने की कोशिश की कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, जुडिशरी में आप जा ही नहीं सकते हमारे किसी एक्शन के खिलाफ। पार्लियामेंट चाहे कुछ मर्जी चेंज कर सकती है, आप जुडिशरी में नहीं जा सकते। तो जब जुडिशरी के अपनी पावर्स के ऊपर बात आई तो जुडिशरी ने फिर ये मिनर्वा मिल्स केस में कहा कि नहीं, इतनी पावर नहीं है आपके पास, इतनी पावर नहीं है आपके पास, ठीक है? तो यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर।